Welcome back once again, my dear students. Today we have to start a new chapter named as thermodynamics. This is the second part of the thermal from class 11th. Okay. First of all, you write down the name of the chapter, thermodynamics, and the same is the heading, that is the first article. Now we discuss about the introduction of the thermodynamics. What is the sense or meaning of the thermodynamics? Actually, this term is associated by two terms, formed by two terms, thermo and dynamics. Dynamics means kinematics or kinetic or movement. Thermodynamics means the motion or movement of the heat. So in this chapter we deals about the movement and motion and transformation of the heat into other form of energy like work, especially as work. चलिए अब मैं बात करता हूं इसमें, तो यानी हम इस टॉपिक की जो बात करने वाले हैं या थर्मोडायनेमिक्स, हम उस ब्रांच को कहेंगे, फिजिक्स की ब्रांच को कहेंगे जिसमें मेनली हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वर्क में या कुछ और भी एनर्जी। तो सबसे पहली एक लाइन तो इसी की डेफिनेशन बता देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about change of heat into work done। मेन इसका ये सेंस है इस टॉपिक का। अब थर्मोडायनामिक्स में हम बात करते हैं, एक टर्म आता है थर्मोडायनामिक सिस्टम और फिर दूसरा टर्म आता है सराउंडिंग। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे, ये कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हैं, ये कोई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी थोड़ी हो। कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं, टर्मिनोलॉजी में अब हम बात करेंगे थर्मोडायनामिकल, तो शॉर्टकट में हम थर्मोडायनामिक्स को टीडी लिखेंगे। थर्मोडायनामिकल सिस्टम की बात करता हूं मैं, तो अगला जो पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है वो है थर्मोडायनामिक सिस्टम। अभी थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? एक ऐसा कोई अरेंजमेंट जिसकी अपनी डेफिनिट बाउंड्री हो, अनलिमिटेड ना हो, इनफाइनाइट एक्सटेंशन ना हो, ऐसा कोई अरेंजमेंट जिसकी अपनी कोई डेफिनिट बाउंड्री है और इसमें मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम या थर्मोडायनामिक अरेंजमेंट। जैसे एग्जांपल में मैं बात करूं, एक सिलेंडर हो, उसमें गैस फिल हो, तो सिलेंडर क्या हो गया? थर्मोडायनामिक सिस्टम हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग डालें, तो चलिए नोट कर लीजिएगा थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है। लिखेंगे सच एन अरेंजमेंट which have defined boundaries, defined का मतलब क्लियर बाउंड्री, ठीक है, defined boundary and have many particles is called थर्मोडायनामिक सिस्टम। देखिए जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, इसके कुछ डेफिनेट टाइप्स हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप्स है जरा इस पे बात करते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा होता है, ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड, या चलो ओपन से शुरू करते हैं, ओपन सिस्टम। टोटल 3 नाम है, एक एक समझ लें थोड़ा। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें अरेंजमेंट और सराउंडिंग तो समझते हो ना, सिस्टम के बाहर जो कुछ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सराउंडिंग कहेंगे। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन एनर्जी का, ध्यान रखिएगा, और मटेरियल तो समझते हो ना, मैटर का अगर एक्सचेंज पॉसिबल हो, दोनों का, किसका? दोनों का, मटेरियल और एनर्जी का। अगर एक्सचेंज पॉसिबल है
तो ऐसा सिस्टम होगा ओपन सिस्टम। मैं इसे समझा रहा हूं, जरा समझना। जैसे एक डायग्राम बना दिया, ये देखिए एक ऐसा कुछ है, जैसे एग्जांपल के लिए अब किचन में अगर हम चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो भगोना है हमारा, भगोने में क्या होता है, फ्राई पैन है। तो आप एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है कि नहीं बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, और मैटर भी एक्सचेंज होता है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन एनर्जी एज वेल एज मटेरियल एक्सचेंज हो सके, तो उसे हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। भाई भगोना चढ़ा दिया आपने, जस्ट अभी चाय बनाने स्टार्ट की, तब तक 2 लोग और आ गए, तो आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है? आपने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया कुछ मटेरियल, पानी डाल दिया या मिल्क बढ़ा लिया, है ना? तो ऑप्शन है मटेरियल बढ़ाने का, एनर्जी तो लगातार जा ही रही नीचे से। तो जब दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ध्यान रखना, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो बस एक लाइन में यहां लिख देता हूं, सच सिस्टम इन विच material as well as energy exchange between system and surrounding is called ओपन सिस्टम। हम यहां पर ये कह सकते हैं, जो पेन होता है एग्जाम्पल में, पेन, वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा सिस्टम होगा हमारा क्लोज्ड सिस्टम। अब देखो, क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन सब्सटेंस या मटेरियल का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे प्रेशर कुकर होता कि नहीं होता, बताओ, सुना आप लोगों ने? प्रेशर कुकर में हीट तो अंदर बाहर हो सकती है, यानी एनर्जी तो एक्सचेंज पॉसिबल है सिस्टम और सराउंडिंग में, लेकिन क्या मटेरियल पॉसिबल है एक्सचेंज कर पाना, बताओ? नहीं पॉसिबल है। कप में चाय नहीं, वो चाय में तुम मक्खी नहीं डाल सकते हो क्या, या मक्खी गिर के निकाल नहीं सकते हो? मटेरियल तो एक्सचेंज हो ही रहा है। तुम्हें इससे प्योरिटी से मतलब नहीं है, या तुम्हारा यूजफुल है या नहीं यूजफुल, इससे मतलब हमें थोड़ा है, हमें मतलब डाल ही ना सको एनी हाउ। अब प्रेशर कुकर बंद है, पॉसिबल है, बताइए? अब तुम कहोगे हम छुच्ची खोल देंगे, वो एक अलग बात हो गई, ठीक है, उसकी जो सीटी होती है। लेकिन मतलब एक सिंपल वे की बात करूं तो प्रेशर कुकर कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड। डेफिनेशन लिखने की कोई नीड नहीं, मुझे लगता है ये इंट्रोडक्शन पॉइंट चल रहा है अभी, ये एग्जाम में कोई नहीं लगता आएगा, लेकिन आप लिखना चाहो इसी तरह लिख सकते हो, ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी एक्सचेंज हो पॉसिबल। तीसरा नाम सुने, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? हाँ, इसकी खास बात सुन ले, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो और ना ही मटेरियल का, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर exchanges between system and surrounding। अब इसका क्या एग्जांपल होगा ये भी जान लो। थर्मस फ्लास्क, थर्मस, देखो वैसे 100% ये भी नहीं होता है, हीट थोड़ी बहुत निकल जाती है लंबे समय बाद, लेकिन अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चेक किया जाए तो हम इसको आइसोलेटेड कह सकते हैं। ना तो अंदर से कोई मटेरियल बाहर आता है और ना ही हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टोटल 3 कैटेगरीज हैं। इसके बाद जो अगला टर्म आता है हमारा, वो होते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का मतलब जिन पर थर्मोडायनेमिक सिचुएशन डिपेंड करे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये फेमस है, सब लोग जानते हैं। इसके अलावा कुछ नए वेरिएबल्स आएंगे, जैसे एंट्रोपी, सुना आपने? एंथैल्पी, गिब्स फंक्शन सुना, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये सभी कहलाते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स।
तो एग्जाम्पल ही केवल लिख दे रहा हूं उनके, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, आगे डिस्कस करूंगा इन पे डिटेल में, एंथैल्पी, एसेट्रा एसेट्रा। ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इतना नोट करिए, फिर आगे बात करता हूं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्या? अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में हमारा क्या आती है, सराउंडिंग, 3 स्टेट्स ना चेंज हो, यानी 3 तरह का उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे, तो वो कंबाइंडली बोला जाएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं जरा सुने। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्या होता है? दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर किसी सिस्टम में ये तीनों इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर उस सिस्टम को हम बोल देंगे इट इज थर्मोडायनेमिकली इन इक्विलिब्रियम। इन तीनों को भी मैं फर्दर डिफाइन करूंगा। पहले तो एक लाइन में लिख देना, सच a system which have following 3 equilibriums, is known as in thermodynamical equilibrium। फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, इसका नाम डाल दें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये पूछा जा सकता है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर सिस्टम के अंदर भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बिटवीन, या सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन अनबैलेंस फोर्स ना काम करे। ध्यान रखिएगा, कौन सा फोर्स? अनबैलेंस। तो सिस्टम को हम कहेंगे वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेनली रिलेट किससे करता है? फोर्स से, मोशन से। भाई अगर एक जगह फोर्स कम और एक जगह ज्यादा होगा, तो जो सिस्टम के अंदर मटेरियल है वो मूव करने लगेगा कि नहीं, बताओ। अच्छा, अगर आप कहीं कोई चीज भरी हो, एक साइड ज्यादा फोर्स लगा दो, एक साइड कम फोर्स हो, तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ। और अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगी, चीज जीरो हो जाएगी। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मेन लाइन जो लिखनी है वो लिखनी है, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज वेल एज इनसाइड द सिस्टम। सिस्टम के अंदर भी किन्हीं 2 पार्ट्स के बिटवीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इफ देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, inside as well as with surrounding। If there is no unbalanced force inside as well as with surrounding, then system is said to be in mechanical equilibrium। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये अलग से भी कभी कभी ये पूछे जा सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है, कि ये वाला इक्विलिब्रियम क्या है। देखो जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल मतलब टेम्परेचर से है। अगर सिस्टम के यहां सराउंडिंग नहीं कंसीडर करेंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफर हो सकता है,
सिस्टम के एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। बात समझना, पूरा सिस्टम सिमिलर टेम्परेचर पे हो, टेम्परेचर इक्वल हो, तो हम बोलेंगे इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, there is no temperature difference between 2 points inside the system, then system is said to be in thermal equilibrium। ठीक है, थर्ड वन लिख दो, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये नोट कर लो दोनों, फिर इस पे बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, अगर सिस्टम के अंदर रैंडम मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप कोई केमिकल चेंज ना आ जाए, पता लगा तुमने लिक्विड फॉर्म लिया, इंटरनल रिएक्शन हुई, वो कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में, तो फिर वो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बचेगा। स्पॉन्टेनियस या डिफ्यूजन जैसी कोई इवेंट ना हो, स्पॉन्टेनियस अगर चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो फिर वो सिस्टम होगा इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें कह सकते हो अनबैलेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब पैरेलल अगर अनबैलेंस वर्ड से रिलेट करें तो। लेकिन मेन लाइन है कि अचानक कोई ऐसा चेंज ना आ जाए जिससे सिस्टम की आइडेंटिटी पे कोई चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसको हम एक वर्ड से बताते हैं, स्पॉन्टेनियस चेंज। क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे देयर इज नो एनी spontaneous change inside system due to any chemical process। Then system is said to be in chemical equilibrium। नोट करें भाई। चलिए अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आर्टिकल का नाम डाल लें। देखो एक बात समझना, थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 4 लॉ हैं। कितने? टोटल 4। 0, 1, 2, 3। 0 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आप हो सकता है मन में आपके आ रहा हो, अरे सर काउंटिंग 1 से होती तो 1, 2, 3, 4 हो जाता, ये जीरोथ क्यों डाल दिया? ये क्वेश्चन ज्यादातर लोग पूछ देते हैं बच्चे लोग कि सर इसका नाम जीरोथ क्यों है? फर्स्ट लॉ होता है इसका नाम, फिर सेकेंड होता, फिर थर्ड होता, फिर फोर्थ होता। एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ है और सेकेंड लॉ वो पहले डेवलप हुए। पहले आया वो फर्स्ट लॉ, उसका जब दूसरा आया तो फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब जो ये लॉ डेवलप हुआ ये बाद में डेवलप हुआ, या इसके बारे में बाद में डिटेल बताई गई। तो आप सोचते हो कि इसका थर्ड होना चाहिए नाम, फोर्थ होना चाहिए, ये जीरो की तरफ क्यों आ गए? इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ से भी बेसिक है, इनिशियल है, यानी पहले का है। तो ये हुआ फिर इसको फर्स्ट से आगे का नंबर देना है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जीरोथ लॉ। समझ पाए बात कि नहीं? मैं 12th में जब स्टार्ट करूंगा आपका सिलेबस तो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा जीरोथ लॉ, मतलब जीरोथ चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा पहले, मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा? जीरो चैप्टर। जीरो चैप्टर में मैं आपको 10th और 11th के जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं यहां तक के वो पहले पढ़ाऊंगा एक हफ्ता, जिससे कि 12th में आपको कहीं
प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जब बीच में बच्चे ज्वाइन करते हैं कुछ, तो पुराने वाले स्टूडेंट कहते हैं सर हाँ 0 चैप्टर पढ़ाया आपने, तो वो उनको देखते कहते हैं इनके 0 चैप्टर भी होता है। तो वो 0 चैप्टर कोई ऐसा नहीं कि कोई सिलेबस का चैप्टर है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो 12th के कॉन्सेप्ट से बिलो लेवल के होते हैं, इसलिए मैं उसका नाम डलवा देता हूं 0th चैप्टर। क्लियर बात? ऐसे ही इसका नाम पड़ा 0th लॉ। अब ये है क्या सुनिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में 11th क्लास में। सुनिए जरा, अगर हम एक ऐसा सिस्टम का अरेंजमेंट तैयार करें, देखो कि टोटल 3 तरह के सिस्टम हो, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, टोटल 3 सिस्टम है, ए बी और सी। इनके बीच में जो ये वॉल है ए और बी के बीच में, ये नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग कुछ भी कह सकते हो, कैसी वॉल है ये? इंसुलेटिंग, यानी इनके बिटवीन हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है, कैसी है भैया? कंडक्टिंग वॉल। इस लॉ में ये कहा गया है कि अगर 3 सिस्टम कुछ इस तरीके के हों कि ए सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम बना रहा हो, ए और सी का क्या हो आपस में? थर्मल इक्विलिब्रियम हो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझना कि जो टेम्परेचर ए का हो वही टेम्परेचर सी का हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और बी भी अगर सेपरेट इसके साथ बना रहा हो इक्विलिब्रियम, यानी जो टेम्परेचर बी का हो वही टेम्परेचर सी का हो, तो श्योर होगा कि इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, भले ही वॉल नॉन कंडक्टिंग क्यों ना हो। मतलब इन दोनों इक्वेशन से देखो, दिस इंप्लाइज दैट, देखो टीए टीसी और टीबी टीसी, तो इसका मतलब क्या हुआ? टीए इक्वल टू टीबी हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यानी उनके भी आपस में टेम्परेचर सेम होंगे। इसको बोलते हैं 0th लॉ। क्या समझ में आई बात की नहीं? यानी अगर देयर आर 3 सिस्टम इन सच अ वे दैट 2 system separately makes thermal equilibrium with third, then they are also in thermal equilibrium, either they have non-conducting wall, okay, conducting हो चाहे non-conducting हो, वो उनके बीच भी टेम्परेचर सेम होगा या थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में इस तरह लिखा जा सकता है कि टीए अगर इफ, मतलब ऐसे कह सकते हो, इफ दिस दिस एंड दिस देन टीए इज इक्वल टू टीबी। तो इसको लेकिन स्टेटमेंट वाइज कैसे, ही तो लास्ट में लिखना डायग्राम बना के। स्टेटमेंट वाइज जब लिखेंगे तो हम ऐसे कहेंगे, इफ देयर आर 3 systems in such a way that any 2, हमने लेकिन उनके नाम लिख लिए ए बी, any 2 makes thermal equilibrium with third, और ब्रैकेट में सी, separately, then they are must in thermal equilibrium. Either they have non-conducting wall, non-conducting वॉल या सेपरेशन कुछ भी लिख दो, मैथमेटिकली गिवन एज ये मैथमेटिक्स फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे, नोट कर डालो, दिस इज कॉल्ड 0th लॉ। देखो एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है बेसिक। देखिए वैसे तो दोनों ही एनर्जी की फॉर्म है, हीट भी a form of energy, work is also a form of energy, तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में?
अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए हीट तभी ट्रांसफर होगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब दोनों के बिटवीन टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, यानी वो एनर्जी का फॉर्म हीट है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है वन ऑब्जेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। बट वर्क डन वो एनर्जी का फॉर्म है जो टेम्परेचर के अतिरिक्त, अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस, कोई और रीजन से ट्रांसफर, जैसे पिस्टन मूव कराने से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। भाई आप कोई चीज डिस्प्लेस करो तो आपसे एनर्जी उसमें चली जाएगी, तो ये जो ट्रांसफर हुआ एनर्जी का वो क्या हुआ, वर्क डन हुआ। नहीं समझ पाए बात को? देखो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उस एनर्जी का नाम है हीट, और विदाउट रीजन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या है, वर्क है। बस मेन डिफरेंस इतना है। तो आप पहली लाइन में तो लिखेंगे सच फॉर्म ऑफ एनर्जी, such form of energy which transfer भी कह सकते हो, which transfer from one object to second due to temperature difference, due to temperature difference is called heat। और वर्क में लिख लो such form of energy which transfer other than any reason of temperature difference, like आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट की वजह से is called and known as, लिख दो, is known as वर्क। ओके नोट करिए। चलो देखिए अब हम एक और पॉइंट जानना चाहते हैं, साइन कन्वेंशन, यानी कब हमें हीट का साइन पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, कब वर्क डन पॉजिटिव लेना है, कब वर्क डन निगेटिव लेना है, कब इंटरनल एनर्जी का पॉजिटिव साइन होगा और कब निगेटिव होगा। पहली लाइन में इंटरनल एनर्जी बता देते हैं, इफ इंटरनल एनर्जी of system increases then take positive sign, and if decreases then negative sign। एक पॉइंट नोट कर लें, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन। वर्क डन ऑन द सिस्टम तो निगेटिव साइन, ये भी नोट कर लो। देखो अगर हीट सिस्टम को मिल रही है, हीट टेकन बाय द सिस्टम, तो पॉजिटिव रहेगा। हीट लॉस या हीट गिवन बाय द सिस्टम तो निगेटिव। हीट टेकन बाय द सिस्टम तो रहेगा पॉजिटिव साइन। हीट गिवन बाय द सिस्टम या लूज कह सकते हो, तो ये निगेटिव साइन रहेगा। चलो इतना नोट कर लो भाई।